शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले साल 2024 की ऐसी तस्वीरें जिनकी चर्चा खूब हुई। चर्चा तिरंगे को 21 बार सलामी की सजा की भी रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह के दौरान मंत्री रामदास आठवले को लेकर एक मजाकिया बयान दिया, जिसको लेकर साल 2024 में सोशल मीडिया पर चर्चा रही। दरअसल गडकरी ने एनडीए की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख आठवले को लेकर कहा था कि इस बात की गारंटी नहीं है कि एनडीए सरकार चौथी बार लौटेगी, लेकिन ये तय है कि रामदास आठवले मंत्री जरूर बनेंगे। साथ ही गडकरी ने तब आठवले को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी बताया। रामदास आठवलेंचं आत्ताच त्यांनी सांगितलं की तिसऱ्या वेळी पुन्हा चौथ्या वेळी पण आम्हीच येणार आहोत। आमची गॅरंटी नाही आहे, पण त्यांची गॅरंटी पक्की आहे। म्हणजे मी गमतीने म्हणतो की राज्य कोणाचे आलं तरी रामदासजी पक्के आहेत। मध्य प्रदेश के भोपाल में अक्टूबर महीने के दौरान थाने में फैसल नाम के शख्स की ओर से 21 बार सलामी की सजा भी सुर्खियों में रही। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैसल नाम के युवक ने भोपाल के मिसरोद थाने में पहुंचकर तिरंगे को सलामी दी। साथ ही 21 बार भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भीड़ भी जुटी। भारत माता की जय। इससे पहले फैसल पर हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने का आरोप लगा था। फिर अदालत ने उसे जमानत दे दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी जो चर्चा का विषय बन गई थी। इन्हीं शर्त के तहत उसे महीने में 2 बार पुलिस स्टेशन जाना था, 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी थी और हर बार भारत माता की जय कहना था। हालांकि फैसल ने तब कहा था कि उससे नशे में ऐसा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास है। एक वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे डालने के लिए, तो उसमें मैं ऐसे गलती से हिंदुस्तान और उसके से कल गया था देशवारी में, गलती हो गई। इससे अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं हुई। कर्नाटक में मैंगलोर के पास किन्नीगोली से एक स्कूली छात्रा की बहादुरी का वीडियो भी चर्चा में रहा। दरअसल उसने हादसे की चपेट में आई अपनी मां की जान बचा ली। हुआ ये कि चेतना नाम की ये महिला अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर से लेने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी एक ऑटो उस पर पलट गया। इसके बाद उसकी बेटी ने तुरंत ऑटो को उठाया और अपनी मां को बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल चेतना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि ऑटो चालक और दूसरे यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं। दिल्ली में स्पाइडरमैन भी सुर्खियों में रहा। दरअसल इस युवक को गाड़ी के बोनट पर स्पाइडरमैन की तरह बैठना महंगा पड़ा था। द्वारका पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और उसकी गाड़ी का 26,000 रुपए का चालान कर दिया। ये मामला जुलाई महीने का रहा। आरोप है कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई गई थी। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन चर्चा में रहे। दरअसल उन्होंने एक महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी और उस पर नींबू मिर्च भी लगाई। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो वो सुर्खियों में आ गए। इसी वीडियो में वो नारियल फोड़ते भी दिखाई दिए थे। दीवार पर टेप से चिपका ये खास केला नवंबर में अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान 52 करोड़ रुपए में बिका। ये नीलामी सिर्फ एक केले की नहीं थी, ये एक मशहूर कलाकृति की नीलामी थी। इस आर्ट वर्क के नाम पर दीवार पर टेप से चिपका एक केला था। नीलामी में से $6.2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 52 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसे खरीदने वाले चीन के क्रिप्टो कारोबारी जस्टिन सन थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस 52 करोड़ रुपए के केले को खा लिया था। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर बीते साल बेहिसाब दर्द दे गए हादसों से जुड़ी हुई है। साल 2024 खत्म होने में महज 2 दिन का वक्त बाकी है और उतना ही समय नए साल के स्वागत में। समय के साथ बीतते दिन हर व्यक्ति कोई ना कोई दर्द और खुशी देकर ही जाता है, लेकिन 2024 में हुई कुछ बड़ी घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कुछ हादसे ऐसे हुए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीतते दिनों के साथ साथ ये घटनाएं जरूर पुरानी हो जाएंगी, लेकिन ये हादसे जब भी याद आएंगे तो एक दर्द देकर जरूर जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि समाज के गंभीर मुद्दों और उनसे होने वाले नुकसान को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं।
साल 2024 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। वक्त बीतता है और बीते वक्त से हम कुछ सबक भी लेते हैं। जैसे हम जीवन के गुजरे सालों की गलतियों से सबक सीखते हैं, वैसे ही इस साल कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हम जीवन के जरूरी सबक सीख सकते हैं। इस साल देश और दुनिया ने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे और हादसों का सामना किया। कई हादसों ने तो लोगों के कलेजे तक छलने कर दिए। ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक हादसा जुलाई में राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में घटा था, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की राउस कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बारिश का पानी घुसने से दर्दनाक मौत हो गई थी। पानी में डूबने से केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन, यूपी के अम्बेडकर नगर जिले की रहने वाली श्रेया यादव और तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली तान्या सोनी की मौत हो गई थी। वहीं इससे पहले दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मौत हो गई थी। वो बीटेक कर चुके थे और यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास कर चुके थे। इन हादसों के बाद छात्र छात्राओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस हादसे ने कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। राजधानी के तमाम इलाकों में इस तरह के कोचिंग संस्थानों की भरमार है, जो पुलिस और स्थानीय प्रशासन के नाक के नीचे नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। हादसे के बाद एमसीडी ने बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 200 कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लेकर सील लगा दी। ये वो कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी या बिना परमिशन वाले काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। हालांकि हादसे के बाद एमसीडी का दावा था कि सड़क से अतिक्रमण हटाने, नालों की सफाई और पुरानी पाइपलाइन को उखाड़कर नई पाइपलाइन डाली जाएंगी। ग्यारह अप्रैल 2024 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नशे में धुत बस ड्राइवर की लापरवाही से 6 बच्चों की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों का दावा था कि बस चालक नशे की हालत में था। वहीं स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण पत्र 2018 में ही समाप्त हो गया था, जबकि स्कूल बसों के संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए, बस पर स्कूल का नाम और उसका नंबर लिखा होना चाहिए, बस के दरवाजे ठीक से लॉक होने चाहिए और इमरजेंसी के लिए अलग से दरवाजे होने चाहिए। स्कूल बसों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे भी नहीं बैठ सकते। वहीं हाल के दिनों में बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। कभी एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकियां मिलती हैं तो कभी स्कूलों को। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल देखने को मिला। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ईमेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए थे, जिससे उनके लिए अपराधियों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। इस साल 150 से अधिक बम धमकी वाले ईमेल ने दिल्ली में न केवल स्कूलों बल्कि अस्पतालों, हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनियों में डर का माहौल पैदा किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल के ही कर्मचारी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश और सभी डॉक्टर कोलकाता के डॉक्टर बेटिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। भारतीय रेलवे के लिए भी साल 2024 काफी भयावह रहा है। इस साल हुए सभी रेल हादसों में ट्रेनों के पटरियों से उतरने, सिग्नल फेल होने, आगे पीछे की टक्कर जैसे कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। इसके चलते यात्रियों की मौतों और चोटों के साथ रेलवे की संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि सरकार पुरानी रेल लाइनों को बदलने, नई ट्रेनें चलाने और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हादसे नहीं रुक रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने साल 2014 से अब तक रेलवे को 1,78,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसका मतलब है कि हर साल औसतन 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये बजट साल 2014 से पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। 2004 से 2014 के बीच रेलवे के लिए 70,273 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। इसके बाद भी रेल हादसे होना बड़ी चिंता का विषय है।
आज के डिजिटल युग में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शातिर ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं अब साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट को अपना हथियार बनाया है। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं और कई लोग इनका शिकार भी बन चुके हैं। इन घटनाओं के कारण लोगों को लाखों रुपए का चूना भी लगा है। साइबर फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए गृह मंत्रालय की 14C विंग ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं, जिन पर फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल में शामिल होने का आरोप है। जिन नंबरों को बंद किया गया है उनमें से ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव थे। हालांकि साइबर फ्रॉड को लेकर कमजोर कानून के कारण भी साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अगर साइबर लुटेरे पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती है और वे जेल से बाहर आते ही नया ठिकाना बनाकर फिर से आपराधिक वारदात शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आगे भी आपसे जुड़ी जरूरी मुद्दों को लेकर जागरूक करते रहेंगे और हर मुश्किलों से बचाने के लिए हॉर्न बजाते रहेंगे। ऐसे में जरूरी है कि समाज के गंभीर मुद्दों और उनसे होने वाले नुकसान को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2024 में देश को नए मुख्य न्यायाधीश भी मिले। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। साल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुछ अलग अंदाज, कुछ अलग भूमिकाएं भी देखने को मिली। सितंबर में वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंची, जहां उन्होंने बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर में सेना के जवानों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी ऐसी राष्ट्रपति नहीं जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया। वहीं जुलाई में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में एक अलग भूमिका में नजर आई थी। तब वो प्रेसिडेंट्स एस्टेट में मौजूद केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ने 9वीं के बच्चों की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बात भी की, साथ ही पर्यावरण के मुद्दों पर सवाल पूछे और छात्रों से उनके अनुभव जाने। नवंबर में जस्टिस संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। संजीव खन्ना ने पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ की जगह ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिप लाइन की सवारी करने का वीडियो साल 2024 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल जब राहुल केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो वो ऐसा करते दिखाई दिए। इसी वायनाड सीट पर प्रियंका ने चुनाव में बाजी मारी थी और पहली बार सांसद बनी। इस साल जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां पहुंची थीं। केरल के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालना सितंबर में सुर्खियों में आ गया। दरअसल 1990 बैच की IAS अधिकारी शारदा मुरलीधरन वहां मुख्य सचिव बनाई गई थी। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पति V वेणु की जगह ली। लिहाजा केरल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी IAS अधिकारी ने अपनी पत्नी को ही मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। ये दोनों ही 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। वेणु अपनी पत्नी से कुछ महीने बड़े हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस साल पहली बार चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की। वैसे इसी चुनाव के बाद किश्तवाड़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक शुभन परिहार भी शपथ के दौरान चर्चा में आ गई। दरअसल उन्होंने विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाया, फिर संस्कृत में शपथ ली। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हर साल कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है तो कईयों के लिए बुरा भी होता है और बहुत बुरा साबित होता है। समाज के हर फील्ड से लेकर राजनीति तक नजारा एक जैसा देखने को मिलता है। ऐसे में जबकि हम नए साल की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो 2024 की मीठी और कड़वी यादें दिमाग में एक साथ घूम जाती है। नए साल में भले ही काफी कुछ नया होने वाला हो, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहा है। साल 2024 में नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना और नेहरू गांधी परिवार के एक और सदस्य प्रियंका गांधी का संसद पहुंचना राजनीतिक चर्चाओं में खूब रहा। देश ने कहा एक बार साल 2024 भारतीय राजनीति के लिए बेहद खास रहा। किसान आंदोलन और मणिपुर हिंसा जैसे घटनाक्रम सत्ता के लिए चुनौती बने, तो ही लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार भी बनी और नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत की दुकान को हिट कराया।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की। अगर देखा जाए तो इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन था, क्योंकि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर अपनी ताकत दर्ज कराई। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उसे सहयोगियों के भरोसे सरकार चलानी पड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। जहां हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत दर्ज की और देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बने। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। कथित आबकारी नीति घोटाले के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और उनके इस्तीफे के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने तक केजरीवाल 7 महीने तक सलाखों के पीछे रहे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कथित जमीन घोटाले केस में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई और उन्होंने दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने एक बार फिर जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी और उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गांधी नेहरू परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस साल राजनीति में बाकायदा एंट्री कर ली। लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड दोनों सीटों पर जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया था और अमेठी से सांसद बने रहे, जिससे वायनाड की सीट खाली हो गई। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को इस सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा और प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की और पहली बार संसद पहुंची। साल 2024 में कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक का शिकार होते देखा गया। नीट एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद पेपर लीक के आरोप लगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। यूपीपीएससी की रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक की घटना सामने आई थी। वहीं बिहार में 70वीं कंबाइंड परीक्षा में भी पेपर लीक होने के आरोप लगते नजर आए। बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। इन छात्रों की मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा ली जाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पर आगे धन बाजार, जहां साल 2024 की शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। साल 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने नए रिकॉर्ड बनाए। सितंबर में सेंसेक्स पहली बार 85,978 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी ने भी 26,277 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। इस साल सोने चांदी की कीमतों ने नई ऊंचाई छुई। 45 साल में पहली बार सोना 81,000 रूपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी 1 लाख रूपए प्रति किलो के स्तर के पार पहुंच गया। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। उन्होंने पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली। इसी साल 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास ने अपना कार्यकाल पूरा किया। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें साल 2022 में डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का सचिव बनाया गया था। देश के बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में रही। इस शादी में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड से लेकर खेल और दूसरे नामचीन लोगों ने भी शिरकत की। इसी गाला वेडिंग से पहले कई प्री वेडिंग इवेंट्स का भी आयोजन हुआ, जहाँ दुनिया भर के दिग्गज हस्तियों को एक साथ देखा गया। कहा जा रहा है कि अनंत राधिका की शादी में अंबानी परिवार ने 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए।
भारत ने इस साल 4 यूरोपीय देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है। इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचस्टाइन शामिल हैं। माना जा रहा है कि इससे अगले 15 सालों में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां पर आज करेंगे इस साल चर्चा में रहे मुद्दों पर मंथन। साल 2024 में पेपर लीक, कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस से लेकर प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दे हावी रहे। और इसी के साथ डी गुकेश के वर्ल्ड चेस चैंपियन और इसरो के सफल मिशन भी चर्चा में रहे। हमने सोशल अड्डा में कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे उन तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की जो इनसे प्रभावित हुए। आपके लिए इस पूरे साल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मेरे लिए तो रेप केस सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और देखा जाए कोलकाता वाला आरजी कर कोलकाता वाला एंड किस तरह से उस केस ने आपको प्रभावित किया? क्या लग रहा था आपको उसमें जब ये मामला सामने आया आप लोगों को? गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी का है। आप जिस मेडिकल उसमें काम कर रहे हो, आपकी वुमेन सेफ्टी है ही नहीं वहाँ पे। पूरे इंडिया में ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जो वुमेन्स के लिए खड़ी हो या कुछ करे। जो भी हो, आप सबूत ही मिटा दिए गए। जो वहाँ की गवर्नमेंट है वही हेल्प कर रही है रेपर्स को कि भाई ठीक है, हो गया, सबूत हटा दो, क्योंकि कॉलेज की उसकी बात है, स्टेट की उसकी बात है, तो उन्होंने सब सबूत हटा दी। ये गवर्नमेंट ही नहीं है, बहुत सारी कोई हालात ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी खराब यादें रही। अच्छी चीज आपके लिए क्या रही? हम चांद पर पहुंचे। हाँ, वो भी बहुत अच्छा था। वो हमारी सक्सेस थी कि हम चांद पे पहुंचे। और ये 2024 बहुत अच्छा भी था एक साइड से और बुरा। साल हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। हाँ, इस साल हमने चेस भी जीता है। अभी हमारे लिए भी आर्जिकरी मुद्दा सबसे यानी झकझोर देने वाला था। और कोई ये पहली बार तो हुआ नहीं है, इंडिया में कई बार हो चुका है। इसके पहले दिल्ली में हुआ था, निर्भया केस ये है। लेकिन गवर्नमेंट उस हिसाब से सचेत नहीं हो पा रही है, ना सोच पा रही है कि वुमेन सेफ्टी कैसी की जाएगी। वो तो होते रहते हैं, गवर्नमेंट का भी कहना है कि हो गया, देखेंगे, करेंगे, तो ये सब कहानियां चलती रहती हैं। मतलब मेन जो है वुमेन सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। देखिए, दरअसल मैं बिहार से हूँ और बिहार में मुद्दा ही मुद्दा है, समस्या है। मुद्दा मतलब समस्या। बिहार में बहुत सारी समस्या है। मैं बिहार से बेरोजगारी चरम पे है, बिहार की पलायन चरम पे है, वहाँ रोजगार नहीं है, न शिक्षा व्यवस्था क्या है। क्वेश्चन लीक से विद्यार्थी परेशान है। बीपीएससी का मामला है और बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ, विद्यार्थी डेली आंदोलन कर रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है डेली आंदोलन हो रहा है, डेली सरकार जो है लाठियां बरसा रही विद्यार्थी पे। तो बहुत समस्या है। तो इस साल ओवरऑल कहे तो समस्या बहुत रही। सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको बहुत परेशान कर गया हो, या आपको लगा कि इस पे तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए अगले साल? ये सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की समस्या है और पेपर लीक का सबसे, हाँ, नीट का भी हुआ और बीपीएससी का भी लीक हुआ। और हमारे बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेपर लीक का मामला है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे देखा जाए तो जो बेरोजगारी बोले वो है। और बाकी एजुकेशन जो है उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और जो भी गुकेश जी और जो जीत के आए उनको और कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग हैं जो जीत सकते हैं, लेकिन उनको कैसा है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, वो हिसाब से उनको ये दिक्कतें आ रही है। आरजी कर भी इस साल हुआ, कोलकाता में जो रेप केस था, किसान कई जगह धरने पर बैठे रहे, महंगाई ने बहुत परेशान किया, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। आपके लिए वो कौन सी चीज थी जो बहुत परेशान कर गई? देखिए, देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, वो सारे महंगाई का कारण है। एक कारण, सबसे बड़ा कारण, यदि जनसंख्या नहीं रुकेगी ना तो ये जो लैंड जो है वो लैंड बढ़ नहीं रहा। लैंड तो वही है ना, और जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप समझ रहे हैं ना। तो जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, यदि उस रफ्तार से यदि लैंड बढ़े, पैसा बढ़े, सब कुछ बढ़े तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़ेगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। भारत ने साल 2024 में विकास की कई नई कहानियां गढ़ी। चाहे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों की बात हो, या फिर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, या फिर सड़कों पर निर्माण की, इस साल भारत प्रगति मार्ग पर पूरी रफ्तार से चला। 1-0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल ट्रैकिंग। साल 2024 के शुरुआती महीने में ही इसरो ने कामयाबी की नई इबारत लिखी।
अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों ने नया इतिहास रचा। इसरो के वैज्ञानिकों की रात दिन की कड़ी मेहनत के दम पर भारत के आदित्य L1 मिशन ने L1 बिंदु की हेलो कक्षा की अपनी पहली परिक्रमा पूरी की। आदित्य L1 को हालांकि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, लेकिन 4 जनवरी 2024 को इसे अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो के अनुसार हेलो कक्षा में आदित्य L1 अंतरिक्षयान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगे। धरती के ऑर्बिट की मैनवरिंग करने के बाद यह सैटेलाइट क्रूज फेज में पहुंचा और लॉन्चिंग के करीब 4 महीने बाद 4 जनवरी 2024 को इसे L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया गया। 4 जनवरी 2024 का यह ऐतिहासिक दिन इसरो के वैज्ञानिकों के जज्बे की सबसे बड़ी गवाही था। रक्षा के क्षेत्र में भी देश ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ाया। साल 2024 में ही सेना के पहले स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का लद्दाख में अंतिम सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच किया गया। इससे पहले मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी जोरावर अपना जोर बखूबी दिखा चुका है और अब जल्द ही 25 टन वजनी इस स्वदेशी टैंक को 2025 में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। जोरावर टैंक की जरूरत गलवान हिंसा के बाद महसूस की गई थी, जब चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर अपने हल्के लड़ाकू टैंक ZTQ-15 ब्लैक पैंथर तैनात किए थे। सेना ने हल्के टैंक की मांग की थी, जिसके बाद जोरावर टैंक को 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। इस साल भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट भी तैयार हुआ, जिसे पहनकर देश के जाबाजों को दुश्मन की गोली छू भी नहीं सकेगी। खास बात यह है कि यह जैकेट पूरी तरह से स्वदेशी है और भारतीय सैनिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका नाम अभेद मतलब एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया है। खास बात यह है कि ये वजन में इतनी हल्की है कि इसे आसानी से सैनिक पहन सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसका वजन 8.2 किलो से 9.5 किलो के बीच है। अलग अलग बैलिस्टिक के लिए अलग अलग जैकेट है और इस जैकेट से स्टील बुलेट को भी रोका जा सकता है। ये सामने और पीछे के आर्मर के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाया गया है। अब इस जैकेट को 3 स्वदेशी कंपनियां सेना के लिए तैयार करेंगी और बहुत जल्द ही ये हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सैनिकों को मिल जाएगा। ये तस्वीरें 9 दिसंबर 2024 की हैं, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर इंडिगो एयरलाइंस का ये विमान लैंड हुआ। वहां मौजूद लोग उत्साह से भर उठे, क्योंकि ये पहली बार था जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर विमान की ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ कराया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। इसी सफलता की खुशी में विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधारशिला रखी थी, जिसका करीब 85% काम पूरा हो चुका है। इस हवाई अड्डे का निर्माण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ को कम करने और NCR में बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में कमर्शियल फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी है। एयरपोर्ट के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद नोएडा का ये हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, जो देश के एविएशन सेक्टर की तरक्की में काफी अहम भूमिका निभाएगा। अब बात उस सपने की जो रेल के जरिए कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने की है। वो सपना पूरा होने वाला है। दरअसल जम्मू के कटरा और रियासी के बीच T33 टनल का काम पूरा हो गया। ऐसे में अब इस नए रेल मार्ग पर ट्रायल रन किया गया। पहली बार कटरा से रियासी रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन और फिर गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी गुजरी। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की तलहटी में मौजूद कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम 20 साल से चल रहा था। आजादी के बाद से अभी तक कश्मीर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं थी। जम्मू तवी तक ही ट्रेन जाती थी और आगे का 350 किलोमीटर लंबा सफर सड़क मार्ग से तय करना होता था, जिसमें 10 घंटे भी लग जाते थे। हालांकि बहुत जल्दी ये मुश्किल हल होती दिख रही है। इससे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का काम पूरा होने के बाद वहां जून में ट्रायल हुआ था। अब उस ट्रायल के दौरान जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन चली थी। इस रूट पर यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरी थी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफएल टावर से भी ऊंचा है।
पहले रियासी से संगलदान, फिर कटरा से रियासी के बीच की कड़ी पूरी होने से कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के माध्यम से जोड़ने का सपना साकार होगा। देश के प्रगति मार्ग में विकास की ये तो बस कुछ झलकियां हैं जो बताती हैं कि 2025 के भारत की नींव बेहद मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चलते चलते बात उन दिग्गज हस्तियों की जो इस साल दुनिया को अलविदा कहें।